नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी है और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में है। तो अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो सीक्वेंस को मिला लें या अपने दोस्त वगैरह से ये वाला एडिशन ले लें, फोटो स्टेट वगैरह करा लें, क्योंकि अब हम इसे शुरू कर चुके हैं, बदलना थोड़ा मुश्किल है। पिछली वीडियोस में हम अभी तक 265 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। ये रहा 266वां सेंटेंस किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन के हिसाब से। इस वीडियो का पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ आपके सामने? यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सेंटेंस की सिंटेक्स को, उसके ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रामर की लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो देखते ही गलती ढूंढना मत शुरू कीजिए, पहले आप इसको एनालाइज कीजिए, जरा 200-400 सेंटेंस इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी अप्रोच को इस तरह से बना लीजिए। गलतियाँ तो खुद आपके सामने निकल के आने लगेगी जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है यू, जो कि एक प्रोनाउन है। आप जानते हैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट के फंक्शन में ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, देखिए, जो नॉन प्रोनाउन होते हैं ना सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों ही फंक्शन में रहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट केवल ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन का ही हो सकता है, वो यहाँ लगी हुई है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि लिंकिंग वर्ब भी है नहीं लगी हुई। ये बात मैं पिछले 30-40 लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कोई स्टूडेंट हमारे बीच में नया हो, कोई नया व्यूअर हो, तो उसको भी ये बात जरा आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई भी नाउन प्रोनाउन केवल पूरी इंग्लिश ग्रामर में इन्हीं 3 फंक्शन में रह सकता है, और इन 3 फंक्शन में से भी 2 फंक्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, इसलिए क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और केवल प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट केवल तभी कह सकते थे जब इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगा होता। उसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट लिखे होते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब भी नहीं लगी है तो आप इसको निश्चित तौर पर सब्जेक्ट ही कहेंगे। कैन लगा हुआ है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि एक मोडाल है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। अभी जो कैन लगाया जाता है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जाता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, यू की एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, यू की इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एबिलिटी है या नहीं है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कैन लगाया। मोडाल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो ईट जो वर्ब है, ये एक तो मेन वर्ब हो गई, ठीक है, एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन नेचर की वर्ब ये ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। ये एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव फंक्शन में भी आ सकती है, इनट्रांजिटिव फंक्शन में भी आ सकती है, और ऐसी वर्ब को कहा जाता है एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, वर्ब चैप्टर की प्ले लिस्ट में ये मिल जाएगा, और बीच बीच में वीडियोस में तो मैं 50 बार इसके बारे में बता चुका हूं और अभी 50 बार और बता दूंगा। तो ये ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है, डिपेंड करेगा कि हम किस फंक्शन में इसको यूज कर रहे हैं, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो क्या यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है? क्या कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिसको खाया जा सकता है, जिसको ईट किया जा सकता है? कोई एप्पल, कोई बनाना, कोई वेजिटेबल, कोई फूड यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव फंक्शन में तो है नहीं, फिर ये इंट्रांजिटिव फंक्शन में है। हाँ, आगे कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो नाउन नहीं है। अगर कोई नाउन लिखा होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन को तो खा ही नहीं सकते। अच्छा, खा सकते हैं, इट, इट अगर किसी के लिए यूज कर रहे हैं तो। नाउन, अगर ना कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ होता, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, कोई फूड लिखा होता, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये नाउन प्रोनाउन ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट होना हो सकता है, संभावना है। लेकिन कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये लिखा हुआ है एज, फिर लिखा हुआ है मच, फिर लिखा हुआ है एज। ये क्या है? देखो, मच के बारे में बता दूं, मच यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। चूंकि हमने ईट को इंट्रांजिटिवली यूज किया है तो ऑब्जेक्ट तो उसके बाद आएगा नहीं, लेकिन हम एडवर्ब डिग्री लगा सकते हैं ये बताने के लिए कि ये जो एक्टिविटी ईट वाली हुई है, इसकी अमाउंट कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, कोई भी जब एक्शन होता है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, उस एक्शन का कोई मैनर हो सकता है,
उस एक्शन की एक डिग्री हो सकती है, उस एक्शन की एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए एडवर्ब लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर डिग्री या अमाउंट बताने के लिए कि उसने कितना खाया, हाउ मच का रिप्लाई होता है। ठीक है, एडवर्ब डिग्री हाउ मच का रिप्लाई होता है। तो यहाँ पर मच लगा दिया हमने एडवर्ब डिग्री। अब ये एज क्या है, देखिए एज वर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो एज वर्ड है प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन तो होगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन होता तो अपने बात ऑब्जेक्ट लेता और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन प्रोनाउन होता। लेकिन यहाँ तो एडवर्ब डिग्री लगी है और ये एडवर्ब डिग्री भी लगी है इस ईट के अमाउंट को, डिग्री को रिफर करने के लिए। तो प्रीपोजिशन तो यहाँ है नहीं, कंजंक्शन होता तो दो क्लोजेस को जोड़ रहा होता, क्लोज भी नहीं लिखी है यहाँ पर आगे कोई। मच तो एडवर्ब डिग्री है, इसका मतलब ये जो एज है ये एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। और ये जो एज है जब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है तो एक कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज होता है। कंपैरिजन किसमें, डिग्री और अमाउंट का कंपैरिजन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एज एडवर्ब है और रिफर्स टू द कंपैरिजंस ऑफ डिग्री और अमाउंट। डिग्री और अमाउंट में कंपैरिजंस को दिखाने के लिए एज को हम एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब इस वाली एडवर्ब डिग्री का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है किसी और एडवर्ब डिग्री से। ठीक है, कहने की बात यह है। और जो दूसरी एडवर्ब डिग्री है वो कहाँ है, वो लिखी हुई है इस क्लोज में। इस क्लोज से इस क्लोज की जो एडवर्ब डिग्री है, इस क्लोज के द्वारा जो एक मीनिंग को जनरेट किया गया है, उस मीनिंग से कंपैरिजन किया जा रहा है इस मच का। ठीक है, इस एडवर्ब डिग्री का। और उसी कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या लगाया, एज लगाया। इतनी बात क्लियर है। एज, ये वाला एज क्या है, ये वाला एज कंजंक्शन है। कैसे पता चला मुझे कंजंक्शन है, क्योंकि एक क्लोज को जोड़ रहा है, यू लाइक, यू सब्जेक्ट हो गया और लाइक हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। ठीक है, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक। तो ये वाला जो एज है ये कंजंक्शन हो गया और मच ये एडवर्ब डिग्री हो गया। और ये वाला जो एज है इसको मैं एडवर्ब कंसीडर करूंगा। अब अगर डिक्शनरी में आप डालकर देखोगे ना एज मच एज को, अगर एज मच एज को डिक्शनरी में डालकर देखोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा पता है। ये तो मैंने सिंटैक्टिकली इसका ऑपरेशन कर दिया एक तरीके से, ये समझिए। एज मच एज को अगर आप डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो एक मीनिंग तो लिखा आता है इसका ऑलमोस्ट। अब देखो ये ऑलमोस्ट तब हो सकता है जब ये खुद डिटर्मिनर के फंक्शन में हो, डिटर्मिनर या एडवर्ब के फंक्शन में हो। ठीक है, तब ये ऑलमोस्ट के मीनिंग में हो सकता है। दूसरा मीनिंग इसका निकल कर आता है यूज, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ, यूज टू रिफर टू द कंपेरिजंस, है ना। ये यूज टू या ऐसे लिखा रहेगा, रिफर्स दैट टू थिंग्स आर इक्वल इन अमाउंट और डिग्री। ठीक है, अगर ये ए है और ये है बी और इसकी अमाउंट या इसकी डिग्री इसकी अमाउंट और इसकी डिग्री के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए इज एज मच एज बी। तो इस चीज को रिफर करने के लिए, अमाउंट और डिग्री में कंपैरिजन दिखाने के लिए या इक्वालिटी को दिखाने के लिए हम एज मच एज का यूज कर लेते हैं। इसका एक फंक्शन ये है। एक फंक्शन ये भी है कि ऑलमोस्ट के मीनिंग को कन्वे कर देता है कुछ सेंटेंसेस में। तो इतनी बात हो गई एज मच एज पर। आगे जो लगी हुई है वो एक क्लोज लगी हुई है उस डिग्री को रिफर करने के लिए जिस डिग्री से कंपैरिजन किया जा रहा था मच का। एट लगा हुआ है प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन फ्रेज लिखी हुई है। ओके, अब देखो एट इसलिए लगाया गया क्योंकि एट प्रीपोजिशन लगाया जाता है पॉइंट इन स्पेस और टाइम, स्पेस में या टाइम में किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ये जो बार है, जो भी बार की लोकेशन होगी, हम उसको एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं, एक ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम किसी लोकेशन को किसी
पोजीशन को एक ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह रिफर कर रहे हैं तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, बार हो गया नाउन। अब देखिए ये लॉन्च है ना, ये वर्ब है, वर्ब है और लॉन्च वर्ब को लगाया गया है बार को मॉडिफाई करने के लिए। भाई नाउन से पहले आ रही है तो इसका मतलब उसको मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है वो वर्ड। अगर कोई वर्ड नाउन से पहले लिखा है तो एट्रीब्यूटिवली वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। अगर वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है तो उसको वर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं, एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए। उसका जो फंक्शन होना चाहिए एडजेक्टिव वाला, चूंकि फंक्शन एडजेक्टिव वाला है, वर्ब को मॉडिफाई करने का फंक्शन तो एडजेक्टिव का होता है, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव का होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब को हमें एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। और वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दो आप, लॉन्चिंग लिख दो, या फिर इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दो आप, लॉन्च लिख दो। आप देख के बता सकते हैं कि लॉन्चिंग होगा या लॉन्च्ड होगा। देखो लॉन्चिंग में और लॉन्च्ड में डिफरेंस इतना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो नाउन ही उनका डूअर होता है। अगर मैं लिखता हूं यहां पर लॉन्चिंग, अगर मैं यहां पर लिखता हूं लॉन्चिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और मैं यहां पर लिखता हूं लॉन्च्ड पास्ट पार्टिसिपल, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है वो नाउन ही उसका डूअर होता है। तो क्या बार ने लॉन्च किया है किसी चीज को? नहीं, तो ये हो गया गलत। बार को लॉन्च किया गया है, यानी कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है वो नाउन उसका डूअर नहीं होता, डूअर कोई और होता है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं, पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे में, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो एक्टिव मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। क्यों एक्टिव मीनिंग को? क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही उनका डूअर है, जिस नाउन के लिए वो इस्तेमाल हुए वो नाउन ही उनका डूअर है। लेकिन यहां पर सिचुएशन अलग है, बार को लॉन्च किया गया होगा, बार को लॉन्च किया गया होगा किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया, मतलब पैसिव मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है, मतलब हमें लगाना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉन्च्ड बार। न्यूली क्या है, न्यू होता है एडजेक्टिव, और इसमें एल वाई लगा के हमने क्या बना दिया, न्यूली बना दिया। एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर न्यूली बना दिया, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, NEWLY, ये बन गया हमारा एडवर्ब। इस एडजेक्टिव के लिए आ गया, लॉन्च्ड के लिए। द एक आर्टिकल हो गया, इस बार को डेफिनेट करने के लिए आ गया। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो यहीं पर गलती थी, लॉन्च का लॉन्च्ड हो जाना था। 266। देखिए मैं इतनी डिटेल में चीजें इसलिए बताकर चलता हूं कि अगर यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए आपके सामने, एक ऑप्शन लॉन्चिंग लिखा रहेगा, एक लॉन्च लिखा रहेगा, तो आप कौन सा चूज करेंगे? हम यहाँ पर सेंटेंसेस को निपटा नहीं रहे हैं। कई बार बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर आप 1 घंटे में, सवा घंटे में 5 सेंटेंस कराते हो, जरा सेंटेंस की संख्या बढ़ा दो, या सर लेक्चर को छोटा कर दो। ज्यादा सेंटेंस करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ज्यादा लर्निंग, ज्यादा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारा उद्देश्य है। जितनी ज्यादा लर्निंग होगी, जितने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो सेंटेंस भले ही हमने कम किए हो, हम उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक ही सेंटेंस के द्वारा मैं आपको इतनी सारी चीजें बता देता हूं कि 10 सेंटेंस भी इतने कॉन्सेप्ट कवर ना कर पाए। एस के बारे में बता दिया, एट के बारे में बता दिया, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बता दिया, एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, मोडाल के बारे में बता दिया। मतलब एक सेंटेंस 10 सेंटेंस के बराबर लर्निंग देके जा रहा है आपको। इतनी बात समझिए, और सेंटेंस की गिनती पे ध्यान मत दीजिए, लर्निंग पर, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका 266वां। 267वें पे चलते हैं। आई विशेल्ड थ्राइस विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स टुवर्ड्स द स्काई। ठीक है, आई देखिए आपके सामने फिर से एक प्रोनाउन लिखा हुआ है, निश्चित तौर पर इसको सब्जेक्ट के फंक्शन में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट भी इसको कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई लिंकिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगी। सीधी बात, विशेल्ड हो गया मेन वर्ब, सीटी बजाना,
ठीक है, अब ये जो है ना इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्शन ही है, एक्शन नेचर की वर्ब है और इंट्रांजिटिव एक्शन है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसके बाद आएगा नहीं, आ भी नहीं रहा। क्या लिखा हुआ है? थ्राइस लिखा हुआ है। देखिए जो थ्राइस है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब सवाल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी तो वर्ब की फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए आती है, वर्ब की फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए आती है, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को आप कह रहे थे मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है, तो यहाँ मेन वर्ब के बाद क्यों लगी है? देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर या वर्ब के बार बार होने के नेचर को बताती है, इसीलिए वो वर्ब से मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और समझ कर चलेंगे, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये भी इनको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होगी जो डेफिनिट नेचर की हो, एक होगी जो इनडेफिनिट नेचर की हो। ठीक है, अभी जो डेफिनिट नेचर की होती है और इनडेफिनिट नेचर की होती है, इनमें फर्क यह है कि डेफिनिट नेचर की एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ये बता देती है कि एक्शन कितनी बार हुआ, जैसे वंस, ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब दो बार हुआ, तो एक्शन फ्रीक्वेंट तो हुआ, लेकिन उसने ये बता दिया कि दो बार हुआ। लेकिन अगर आप यहां पर लिख दो ऑफन, ऑलवेज, है ना, नेवर, सेल्डम, जितनी भी है ये ईटीसी लिख देता हूं मैं, ये सारी की सारी इंडेफिनिट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। ये तो बता दिया कि ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब एट एट ऑल पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, लेकिन कितनी बार हुआ ये नहीं बताया, तो ये इनको इंडेफिनिटली कंसीडर किया जाता है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? डेफिनिट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो इंडेफिनिट नेचर की होती है ना, इनको लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले, ये हमारी लिखने की प्रेफरेंस है, और डेफिनिट वैल्यू को लगाया जाता है मेन वर्ब के बाद। ठीक है, या फिर ये जो हमारी क्लोज होती है उसके लास्ट में आ जाती है, इनको बाद में लगाया जाता है ना, क्लोज के एंड में अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगी ये डेफिनिट वाली, डेफिनिट एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इनडेफिनिट इंट्रांजिटिव वर्ब थी, ऑब्जेक्ट आया नहीं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लग गया इस वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए थ्राइस। इतनी बात हो गई। विद लगा है प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद आया है उसका ऑब्जेक्ट। माइट नाउन हो गया, फुल हो गया एडजेक्टिव। अब देखो जो माइट वर्ड है ये तो मोडाल भी हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, थोड़ा सा इस पर 1 मिनट बात कर लेते हैं। माइट, आपको पता है माइट जो वर्ड है वो मोडाल हो जाता है। पहला तो यही हो जाएगा, ये पास्ट का, पास्ट ऑफ मे, ये जो मे मोडाल है हमारा, इसके पास्ट को रिफर कर देता है, यह इसका पास्ट इन्फ्लेक्शन कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी को बता सकता है, जिस तरह से मे बता सकता है उस तरह से ये भी पॉसिबिलिटी को रिफर कर सकता है। तीसरा ये पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह के लिए, पोलाइट परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, पोलाइट परमिशन के लिए भी यूज हो जाता है। अच्छा, और भी कोई फंक्शन है ईटीसी के, ईटीसी लिख देता हूँ मैं, माइट जब मोडाल होता है तो और भी इसके 2-4 फंक्शन है, मैंने प्राइम वाले लिखवा दिए। जब हम मोडाल चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो माइट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो माइट आपका यूज हो रहा है वो एक नाउन के फंक्शन में है, और ये कह सकते हैं कि ये जो माइट है मोडाल ये अलग है, और हो सकता है ये वाला माइट अलग हो, लेकिन चूंकि स्पेलिंग सेम है, बोला भी एक ही तरह से जाता है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, तो ये भी कहा जा सकता है कि एक ही वर्ड है, ये हो गया मोडाल और ये हो गया नाउन। माइट जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है पावर, फोर्स और स्ट्रेंथ। ठीक है, पावर, फोर्स और स्ट्रेंथ, माइट जब नाउन होता है। वापस आते हैं अपने सेंटेंस पर, तो यहाँ पर माइट नाउन है तो उसी चीज को कन्वे किया जा रहा है, आई विसल थ्राइस विद फुल फोर्स, फुल पावर या फोर्स या स्ट्रेंथ, कुछ भी मान लो, ये नाउन हो गया, फुल इसके लिए एडजेक्टिव हो गया।
अब देखिए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है, प्रीपोजिशन इसको कंसीडर, प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी है। लेकिन ये लगाई किसके लिए गई है? ये लगाई गई है इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए। विशल के विशल जो वर्ब थी हमारी, उस वर्ब के मैनर को बताने के लिए लगाई गई है, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद लगा हुआ है आपके सामने कंजंक्शन, जो कि एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ देते हैं, वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन जोड़ किसको रहा है? देखना पड़ेगा एंड कंजंक्शन के बाद लिखा क्या है। लिखी हुई है एक वर्ब, इसका मतलब एंड कंजंक्शन वर्ब को जोड़ रहा है। वर्ब को जोड़ रहा है तो जोड़ भी वर्ब से ही रहा होगा, यानी कि इस वाली वर्ब से जोड़ रहा होगा। अब जब इस वाली वर्ब से जोड़ रहा है और इस वाली वर्ब का टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई है, तो सेम रैंक की स्ट्रक्चर का मतलब यही पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, है ना। इसका टेंस और उसका टेंस कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो एक्शन पहले हो गया और ये वाला एक्शन बाद में। तो इसको कर देंगे हम रेज्ड एंड रेज्ड। अब ये जो रेज्ड वर्ब है, रेज वर्ब है, ये एक्शन नेचर की वर्ब है। रेज का मतलब टू लिफ्ट समथिंग। एक्शन नेचर की वर्ब है, उसमें भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा, और ये लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। आर्म्स हो गया नाउन और माई हो गया पजेसिव डिटर्मिनर, ये बताने के लिए कि किसके आर्म्स की बात हो रही है। टुवर्ड्स एक प्रीपोजिशन लग गया, और ये जो टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है ये डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए लगाया जाता है। टुवर्ड्स प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, स्काई नाउन हो गया, द आर्टिकल डिटर्मिनर हो गया। इस तरह से जो है आपका 267 सेंटेंस हो गया। यहां पर गलती थी, ध्यान रखेंगे। 268 पे भी चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर दियर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। ओके, देखिए जो बोथ है एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर जो होते हैं वो नाउन के लिए आते हैं। कहाँ है वो नाउन? ये लिखा। एक्चुअली में ये पूरी नाउन फ्रेज के लिए आया है। एंड कंजंक्शन से दो नाउन को जोड़ा गया है, नाउन 1, नाउन 2, और इन दोनों नाउन के लिए यूज किया गया है बोथ डिटर्मिनर को। ओके, बोथ साइंस एंड रिलीजन। अब ये जो पूरी नाउन फ्रेज हो गई, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज ही कंसीडर करूंगा मैं इसे, क्योंकि जो मुख्य वर्ड है वो तो नाउन फ्रेज ही है, नाउन ही है। नाउन फ्रेज है, ये क्या है आपकी? सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो आप इसको कह ही नहीं सकते। फिर वही बात, सब्जेक्ट के फंक्शन में अगर ये है तो ये तो प्लूरल है, 2 यूनिट की बात हो रही है। और वैसे ही बोथ लगा है वहां पर, दो, बोथ ने बता दिया कि 2 यूनिट की बात हो रही है, तो आर इसके लिए सही वर्ब है। अब देखो आर ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब आप इसे तब कहोगे जब ये हेल्प करने के लिए आई हो मेन वर्ब की। तो कोई दूसरी मेन वर्ब है जिसकी हेल्प करने के लिए आर को आया हुआ माना जा सकता है? नहीं है। नेसेसरी जो लिखा हुआ है, नेसेसरी तो एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। इसका मतलब आर एक सिंगल, एक ही वर्ब है सेंटेंस में। तो अगर एक ही वर्ब है तो अब इसको क्या कंसीडर करूंगा मैं? मेन वर्ब। अब आर यानी कि बी जब मेन वर्ब होती है तो ये होती है लिंकिंग नेचर की वर्ब, और लिंकिंग नेचर की वर्ब लगाई जाती है लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। ठीक है, तो नेसेसरी एडजेक्टिव जो है वो हो गया कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव का लिखा जाना भी जस्टिफाइबल है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। नेसेसरी फॉर मैन, फॉर लगाते हैं प्रीपोजिशन पर्पज या रीजन बताने के लिए, पर्पज या रीजन बताने के लिए कि वो जो नेसेसरी है वो किस पर, क्या रीजन है उसका, या किस पर्पस के लिए है, किस पर्सन के लिए है। उस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के लिए कोई नेसेसिटी, किसी नेसेसिटी को दिखाया जा रहा है। तो फॉर प्रीपोजिशन लगाया गया, प्रीपोजिशन के बाद लगाया गया है उसका ऑब्जेक्ट मैन। एंड कंजंक्शन से फिर से फॉर प्रीपोजिशन लगाया गया, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है फिर से उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये जो ऐसा भी कर सकते थे, फॉर मैन एंड दियर आउटर एंड इनर सेल्फ। चूंकि एंड कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं हम, तो इस फोर प्रीपोजिशन को कॉमन भी कर सकते थे। मतलब यहां पर अगर फोर ना लिखा होता तो भी सही होता, बल्कि अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये लिखा हुआ आ गया ना,
तो मैं उस ऑप्शन को चुनूंगा जहां पर, जिस ऑप्शन में यहाँ पर फॉर ना लिखा हो। क्योंकि जो चीज कॉमन है उसको मैं एक बार लिखता हूँ, और एंड कंजंक्शन से मैंने एंड कंजंक्शन से किसको जोड़ा, एंड कंजंक्शन से अभी मैंने जोड़ा इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को। ठीक है, और अगर मैं फोर को यहां से हटा दूं और फोर को कॉमन कर दूं, तो फिर एंड कंजंक्शन से मैंने किसको जोड़ा, फिर एंड कंजंक्शन से मैंने जोड़ा इस फोर प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट को, मतलब दो नाउन फ्रेजेस को। तो ये वाला जो वर्जन है ना फोर को कॉमन लिखने वाला, ये ज्यादा सही है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में लिखा आता तो मैं इसको चूज करता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं है, इसको हम एरर नहीं कह सकते। ठीक है, ये कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ कोई गलती नहीं है, कोई ग्रामर के हिसाब से कोई गलती नहीं है। हाँ, इम्प्रूव्ड वर्जन लिखने की बात आए तो मैं वैसा करता। फॉर मैन, ठीक है, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ा गया है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सही लिखी हुई है, प्रीपोजिशन का उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है। ओके, सेल्फ नाउन हो गया। देखिए, सेल्फ जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है इनर कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी। ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूं, द सेट ऑफ इनर कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन की जो इनर कैरेक्टरिस्टिक्स या जो एबिलिटीज होती हैं उनके सेट को हम सेल्फ कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो पर्सनैलिटी, ठीक है, और स्किल्स, मेंटेलिटी, एटीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें जो है ना इनर में आ गई। ये सारा का सारा जो सेट है ये सेल्फ आ गया। ठीक है, इसको सेल्फ कहा जा सकता है। तो आउटर और इनर सेल्फ की बात की जा रही है। बाहर से दिखने में आउटर सेल्फ मतलब जो बाहर से जैसा कोई पर्सन दिखता है, जो विजिबल सेल्फ है, और इनर सेल्फ मतलब ये हो गया सेट ऑफ इनर कैरेक्टरिस्टिक। तो नाउन हो गया, इनर एडजेक्टिव हो गया, एक कंजंक्शन लगाकर फिर इसके दो एडजेक्टिव को जोड़ा जा रहा है। आउटर एंड इनर सेल्फ, सेल्फ नाउन के दो मॉडिफायर को, आउटर को और इनर को एंड कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। दियर लगाया गया है डिटर्मिनर, एक पॉजेसिव डिटर्मिनर लगाया गया है सेल्फ को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि ये दियर आया किसके लिए है। साइंस एंड रिलीजन के लिए तो आया नहीं है, साइंस एंड रिलीजन के सेल्फ की तो बात की नहीं जा रही। ये दियर आया है मैन के लिए, और ये मैन है सिंगुलर। मैन सिंगुलर है, उसके लिए जो डिटर्मिनर यूज कर दिया वो आपने वो यूज कर दिया जो प्लूरल के साथ होना चाहिए था। तो या तो मैन को MEN कर दो, मैन को प्लूरल कर दो, या फिर दियर का हिस कर दो। ठीक है, दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं हम। या तो आप मैन का MEN कर दो, इसको प्लूरल कर दो, इसको दियर रखो या फिर इसको सिंगुलर रख रहे हो तो इस दियर को हिस कर दो। जो भी करोगे गलती इसी पार्ट में निकालोगे ये होगी यहाँ पर गलती। आगे लगा हुआ है रेस्पेक्टिवली, जो कि एक एडवर्ब हो, मैनर है। सीक्वेंस बताने के लिए आया कि किस सीक्वेंस में ये चीजें हैं। फॉर मैन एंड फॉर दियर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। ये हो गया आपका 268वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं 269 पर। एट सर्टेन seasons some areas on Mars is subject to strong winds. ओके, एट हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ उसका ऑब्जेक्ट। सीजन्स नाउन हो गया, सर्टेन हो गया इसके लिए एडजेक्ट, सर्टेन का मतलब डेफिनेट। ठीक है, एट लगा दिया हमने किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए, पॉइंट इन टाइम। एरियाज नाउन हो गया, सम हो गया डिटर्मिनर, और चूंकि ये नाउन फ्रेज लगी हुई है, नाउन फ्रेज यहां पर लगी हुई है, तो मैं इसको करूंगा सब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज से अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्या,
एडवर्ब टाइम ही है क्योंकि टाइम को रिफर कर रही है। प्रीपोजिशनल फ्रेज से या एडवर्ब से सेंटेंसेस को स्टार्ट किया जा सकता है, ये कोई गलती नहीं है, बट ये जो हमारी लिखने का तरीका है, जो मैनर है, उसको आर्टिस्टिक बना देता है, पोएटिक मैनर है। प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस को स्टार्ट करना फॉर्मल है, ऑफिशियल है, बस इसको थोड़ा सा पोएटिक सेंस दे देता है, पोएटिक मैनर में ले जाता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस का स्टार्ट किया एट सर्टेन सीजन सम एरियाज। सम एरियाज नाउन हो गया, सम हो गया उसके लिए डिटर्मिनर। चूंकि एरिया काउंटेबल था, काउंटेबल नाउन था, सम जैसी हमने लगाया काउंटेबल नाउन के साथ, तो हमने उसको बनाया प्लूरल, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। ऑन लग गया प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है आई है एरियाज के बारे में बताने के लिए, तो मैं इसको कहूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। सिंपल। अब देखो, चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो इसके साथ वर्ब आनी चाहिए थी हमारी, इज नहीं आर, ये गलती है। सब्जेक्ट यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और चूंकि आर हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट लेगी, जो कि एडजेक्टिव के रूप में आ गई। सब्जेक्ट के साथ टू लगाया जाता है प्रीपोजिशन, इट इज सब्जेक्ट टू समथिंग एल्स, इस टाइप से। टू प्रीपोजिशन लग गया तो प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। विंड्स हो गया नाउन, स्ट्रॉन्ग हो गया एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से जो है, चूंकि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये सब्जेक्ट के लिए आई है, तो इसको मैं एडवर्ब कंसीडर कर लूंगा। सेंटेंस में गलती थी, इसका आर हो जाना था, क्योंकि सम एरियाज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हो गया 269, 270 पर चल लेते हैं। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। अच्छा सेंटेंस है ये भी। देखिए, जो एज यहाँ पर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एज जो वर्ड है, इसके जो फंक्शन है, इसके जो मीनिंग है, वो काफी सारे हैं, लेकिन तीन मुख्य मीनिंग में, तीन मुख्य फंक्शन इसके ये है कि ये जो एज है ये प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, और एडवर्ब हो सकता है। अब ये तीन इसके फंक्शन है, और तीन फंक्शन में भी ये अलग अलग मीनिंग में आ सकता है। देखिए, जब एज, कंजंक्शन तो यहाँ पर है नहीं भाई, कंजंक्शन होता तो क्लोजेस को जोड़ रहा होता, क्लोज को तो जोड़ नहीं रहा, क्लोजेस को जोड़ने के लिए तो कंजंक्शन आ गया इफ। भाई एक क्लोज ये है सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लोज ये है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से मैं इसको कंजंक्शन कंसीडर कर रहा हूं इफ को, ठीक है। तो जो कंजंक्शन वगैरह अगर कोई आना था तो वो तो इफ आ गया आगे। अभी आगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर में पता चलेगा, एक्चुअली में क्लोज एक ही क्लोज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, लेकिन हाँ इफ कंजंक्शन के फंक्शन में। अब देखिए यहाँ पर समझिए, कंजंक्शन तो एज है नहीं, एडवर्ब भी ये नहीं है, क्योंकि ये लगा हुआ है किससे पहले, नाउन से पहले लगा हुआ है। एडवर्ब होता तो एडजेक्टिव वगैरह से पहले आ जाता, एडवर्ब वगैरह से पहले आ जाता। एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या है, नाउन, और एन क्या हो गया उसके लिए, आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर। अगर नाउन से पहले लगाया तो मैं इसको प्रीपोजिशन ही कंसीडर करूंगा, एडवर्ब भी नहीं कह सकता। तो एज जब प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है तो उसका एक मीनिंग ये भी होता है कि वो फंक्शन या किसी के रोल वगैरह को रिफर करता है। द फंक्शन और रोल और प्रॉपर्टीज ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। ये यूं कह लीजिए कि बीइंग के मीनिंग में होता है, बीइंग, बीइंग के मीनिंग में होता है। एस की जगह जरा बीइंग लगा कर देखो, बीइंग एन आर्टिस्ट, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। किसी किसी पर्सन के, किसी चीज के रोल, पर्पस या फंक्शन या उसकी प्रॉपर्टी को रिफर करता है एज जब प्रीपोजिशन होता है, या बीइंग के मीनिंग में होता है। तो एज प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया ये बताने के लिए कि ये जो राजू है, ये जिस भी पर्सन की बात की जा रही है, वो किस फंक्शन में, किस रोल में, किस रोल को रिफर किया जा रहा है, उसके किस फंक्शन को, किस रोल को, किस प्रॉपर्टी को रिफर किया जा रहा है। उसके बाद राजू लग गया यहाँ पर नाउन, जो कि निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब है नहीं। इसके बाद लिखा हुआ है इज, इज जो कि मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्प करने के लिए आती किसी दूसरे मेन वर्ब की, कोई दूसरी मेन वर्ब है ही नहीं, एक केवल एक यही मेन वर्ब है, और वो है बी। तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। कहाँ है एडजेक्टिव, एज नहीं, एडजेक्टिव लिखा है गुड,
ये एडजेक्टिव लिखा है। चूंकि ये एडजेक्टिव लिखा है तो एज क्या हो गया, एडवर्ब। अब देखिए जब ये इस तरह से एडवर्ब लिखा जाता है एडजेक्टिव से पहले, तो मैंने अभी क्या बताया था, कंपेरिजन। एज जब एडवर्ब के फंक्शन में होता है तो कंपेरिजन्स को शो करने के लिए होता है। कंपेरिजन्स शो करता है किस चीज में, डिग्री या अमाउंट में, डिग्री और अमाउंट में। ठीक है, कंपैरिजन शो करता है डिग्री और अमाउंट में, यानी कि एज एडवर्ब को लगाया गया है गुड एडजेक्टिव से पहले, गुड को मॉडिफाई करने के लिए, तो गुडनेस में, यानी कि ये गुडनेस की जो गुड एडजेक्टिव है, जो क्वालिटी है, इसकी डिग्री या अमाउंट की कंपैरिजन करेगा। किसी से, किससे करेगा, रमेश से करेगा। अब देखो आपको मैं आगे सेंटेंस बताने से पहले इतना समझा देता हूँ कि ये जो इतनी बात हो गई यहाँ तक कि राजू इज एज गुड। अब ये जो इफ लगा हुआ है इसका क्या सीन है, फिर नॉट बेटर देन रमेश लिखा हुआ है, और यहाँ पर गलती क्या है। एक्चुअली में दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश की गई है। इस सेंटेंस को एक बार और ध्यान से पढ़ लो। सेंटेंस आपके सामने ये है, तो सिचुएशन आपको दी गई है वो ये दी गई है, राजू इज एज गुड एज रमेश। एक सेंटेंस तो आपको ये दिया गया है, और दूसरा सेंटेंस आपको ये दिया गया है, इफ राजू इज नॉट बेटर देन रमेश। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर अगर आपसे मैं कहूं कि एक सेंटेंस बना दो, तो आप क्या कहेंगे, जो कॉमन है। अब देखो ये इफ यहाँ पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दो, तो आप क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी चीजों को कंजंक्शन से जोड़ के लिख देंगे। यही क्या जाता है। ठीक है, तो राजू इज तो कॉमन हो गया, एज गुड एज इफ, ये तो कॉमन हो गया था, इतना इतना तो ये तो कॉमन चला गया, राजू इज शुरू में, फिर आ गया एज गुड एज, फिर आ गया इफ को कंजंक्शन बनाना पड़ा, नॉट बेटर देन, फिर रमेश कॉमन हो गया। यही तो लिखोगे आप। कहने की बात यह है कि आपने इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग को, इन दोनों सेंटेंस के फंक्शंस को या स्ट्रक्चर को इस तरह से मर्ज करना है कि वो ग्रामेटिकली भी सेटिस्फाइबल हो, वो मीनिंगफुल भी हो। तो उसके लिए आपको राजू इस आपने ऐसे कॉमन ले लिया, एज गुड एज कॉमा यहाँ पर लगा सकते हैं आप, इफ नॉट बेटर देन रमेश। तो ये दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाकर ही लिखा जाता है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। तो आपको जो है, आपने जो ये जो स्ट्रक्चर आपने यूज की थी, गुड राजू सब्जेक्ट था आपका, और ये लिंकिंग वर्ब थी, गुड एडजेक्टिव हो रहा था कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और एज को आपने एडवर्ब कंसीडर करना है। लेकिन ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है, जो कंजंक्शन होना चाहिए था वो जोड़ने के लिए, या प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन कंसीडर किया जाना चाहिए, कंजंक्शन नहीं है, सॉरी। तो ये जो प्रीपोजिशन होना चाहिए था, ठीक है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो रमेश हो रहा था, वो मिसिंग है आपका, आपके सेंटेंस में। देखिए केवल इतना लिखा हुआ है, राजू इज एज गुड। आप इस सिमिली को पूरा कीजिए। ये एज यहाँ पर प्रीपोजिशन के फंक्शन में होना चाहिए, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रमेश होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 270वां सेंटेंस। नोट उसी तरह से लगा हुआ है, नोट बेटर, बेटर एडजेक्टिव लगा हुआ है, और इससे पहले एडवर्ब लगा हुआ है, और ये कंजंक्शन आ गया, और फिर उसके बाद रमेश। ये हो गया आपका 270वां सेंटेंस। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आप इसी तरह से जो है अप्रोच अपनी बनाए रखेंगे, इसी तरह से लॉजिकल वे में चीज़ों को समझते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा सेंटेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 200, 400, 500 सेंटेंस भी इस तरह से लगा लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इंप्रूव हो जाएगी, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेंगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और सीधे एग्जाम को फोड़ डालिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।